मैं मनोज कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, MSJ कॉलेज भरतपुर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्लेटो के साम्यवाद की। इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति से संबंधित साम्यवाद की चर्चा की थी। इस वीडियो में आज हम देखेंगे प्लेटो के परिवार के साम्यवाद। प्लेटो, जिसका प्रमुख उद्देश्य आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना थी जो न्याय सिद्धांत पर आधारित हो, उसके लिए संपत्ति के साम्यवाद के साथ ही परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था को भी अपनाया। दोनों ही प्रकार की साम्यवादी योजनाओं का उद्देश्य अभिभावक वर्ग को ऐसा स्वस्थ भौतिक वातावरण देना है जो उन्हें नैतिक पतन से बचाते हुए निरंतर अपने कर्तव्यों में व्यस्त रखे। अतः उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो साम्यवाद के ये दोनों प्रकार, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद, दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की विशेषताएं जो है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले, अभिभावक वर्ग की स्त्रियों एवं पुरुषों का कोई निजी परिवार नहीं होगा। यानी जो अभिभावक वर्ग के सदस्य हैं, दार्शनिक शासक वर्ग या सैनिक वर्ग, इनमें जो भी स्त्री पुरुष हैं उनका अपना कोई भी निजी परिवार नहीं होगा। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है अस्थायी विवाह। प्लेटो के साम्यवादी व्यवस्था में अभिभावक वर्ग के लिए अस्थायी विवाह की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्य अभिभावक वर्ग की स्त्रियों व पुरुषों को शारीरिक संपर्क रखने की आज्ञा देगा और ये केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार अस्थायी विवाह संबंधों से उत्पन्न जो संतान होगी, उन संतानों को राज्य ले लेगा उनके जन्म के साथ ही और उनका लालन पालन भी करेगा। इस प्रकार के व्यवस्था में प्लेटो के अनुसार माता पिता अपनी संतानों को पहचान नहीं सकेंगे और ना ही बच्चे अपने माता पिता को पहचान सकेंगे। ये कार्य इस प्रकार से किया जाएगा ताकि गोपनीयता बनी रहे और मेरे और तेरे की भावना अभिभावक वर्ग में न पनपने पाए। सभी को समान रूप से एकाग्र होकर के अपने कार्य सिद्धि में सफलता मिले। परिवार के साम्यवाद की आधार की बात करें तो प्लेटो चाहता था कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान राज्य के शासन व रक्षा कार्य में भाग लें।
क्योंकि प्लेटो के समय में स्त्रियों को समाज में उनकी कोई भी भूमिका नहीं थी। उनका कार्य केवल बच्चों का लालन पालन करना और घर चलाना था। इसलिए राजनीतिक आधार पर प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था की, परिवार के व्यवस्था की। और प्लेटो के अनुसार जब शासक वर्ग के स्थायी परिवार होते हैं तो वे अपने परिवारों के मोह के कारण अनुचित नीतियों का पालन करते हैं। इससे शासक वर्ग के भिन्न परिवारों के परस्पर विरोध उत्पन्न होता है और राज्य की एकता के लिए खतरा उत्पन्न होता है। इस प्रकार परिवार के साम्यवाद की योजना प्लेटो के अभिभावक वर्ग को ऐसे नैतिक पतन की तरफ जाने से रोकती है। एक और प्रमुख आधार जो प्लेटो ने माना परिवार के साम्यवाद को लेकर, वो था सुप्रजनन का आधार। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के लिए श्रेष्ठ नागरिकों की जरूरत होती है और इसके लिए ये जरूरी है कि राज्य में श्रेष्ठ संतानें जन्म लें। किंतु श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने के लिए ये भी आवश्यक है कि श्रेष्ठ स्त्रियों व पुरुषों में सहवास हो। और प्लेटो की ऐसी मान्यता है कि आदर्श राज्य में श्रेष्ठ स्त्रियां एवं पुरुष केवल अभिभावक वर्ग में ही संभव हैं। अतः वह इस वर्ग के स्त्रियों व पुरुषों के बीच अस्थायी विवाह संबंध को उचित मानता है। और इसकी एक मात्र विशेषता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि स्त्रियों व पुरुषों के जोड़े उनकी आयु, उनके स्वभाव व गुण को ध्यान में रख कर के बनाए जाएं, ताकि श्रेष्ठतम संतति की प्राप्ति हो सके। प्लेटो आनुवांशिक आधार पर यह मत प्रकट करता है कि श्रेष्ठ माता पिता की संतान भी श्रेष्ठ होती है। और राज्य स्वस्थ व गुण की दृष्टि से अभिभावक वर्ग की श्रेष्ठ स्त्रियों पुरुषों के जोड़े बनाएगा और उनके अस्थायी विवाह संबंध से श्रेष्ठ संतति प्राप्त होगी जो श्रेष्ठ नागरिक बनने की क्षमता रखेगी। ये योजना अभिभावक वर्ग को परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की चिंता से मुक्त रखती है और वह परिवार के कुप्रभावों से भी मुक्त रहते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो अभिभावक वर्ग को स्थायी विवाह करने का अधिकार दिया जाएगा, ऐसी मान्यता है तो स्थायी परिवार भी बनेंगे जिनके संचालन के लिए निजी संपत्ति भी जरूरी होगी। इस स्थिति में अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति के साम्यवाद की योजना लागू नहीं हो सकेगी। इस प्रकार संपत्ति का साम्यवाद तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभ भी तब भी प्राप्त किए जा सकते हैं जब इसके अनुपूरक रूप में परिवार के साम्यवाद की योजना भी लागू हो जाए। अब इसके महत्व और इसके आधार को देखने के उपरांत इसकी जो आलोचना की गई उस पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। प्लेटो का परिवार का साम्यवाद इस भ्रमपूर्ण धारणा पर खड़ा है कि स्त्रियां केवल लिंग की दृष्टि से पुरुषों से भिन्न होती हैं, अन्यथा स्त्रियां सभी प्रकार से पुरुषों के समान होती हैं। अतः स्त्री और पुरुष की समानता
एक भ्रमपूर्ण धारणा है। इसकी यहाँ पर बारकर का कथन महत्वपूर्ण है कि बारकर का मत है स्त्री की प्रकृति में लिंग मात्र एक ऐसा एकाकी तथ्य नहीं है जिसमें और केवल जिसके द्वारा वह पुरुष से भिन्न होती है, अपितु यह अंतर उसके संपूर्ण अस्तित्व को ही पुरुषों से भिन्न रंग दे देता है। दूसरा एक और जो सबसे महत्वपूर्ण आलोचना की गई वो थी पशु जगत से तुलना। संतति की प्राप्ति की दृष्टि से मनुष्य जगत को पशु जगत से के समान लाना ये एक बहुत ही बड़ी आलोचना का विषय बना। प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद की व्याख्या एवं समर्थन के लिए पशु जगत के विभिन्न उदाहरण दिए हैं। विभिन्न आलोचकों का मत है कि पशु जगत के नियमों को मानव समाज में लागू करना अनैतिक है और यह मानव समाज को पशु जगत के स्तर पर गिराने के समान है, इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत न्याय सिद्धांत के विरुद्ध भी जाता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक को अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार आचरण करना चाहिए, किंतु प्लेटो के परिवार का साम्यवाद इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वाभाविक गुण बच्चों का लालन पालन करना है, किंतु प्लेटो का परिवार का साम्यवाद सिद्धांत जो है वो अभिभावक वर्ग की स्त्रियों को इस स्वाभाविक कर्म से वंचित रखता है। एक अन्य बिंदु जो प्रकाश में आता है कि इस साम्यवादी योजना से श्रेष्ठ संतति की गारंटी नहीं दी जा सकती। सार्वजनिक शिशु गृहों में राजकीय कर्मचारियों की देख रेख में पले बच्चों का उचित भावनात्मक व नैतिक विकास संभव नहीं होता है। यह कार्य केवल परिवार के माध्यम से ही किया जा सकता है। स्नेह, अपनत्व व प्रेम के अभाव में विकसित ये बच्चे न तो श्रेष्ठ संतति सिद्ध हो सकते हैं और न आदर्श राज्य के श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं। परिवार एक ऐतिहासिक संस्था है। आदिम समाजों के विकास के परिणाम स्वरूप परिवार की संस्था का विकास हुआ और इस व्यवस्था को समाप्त करने का अर्थ है कि पुनः असभ्यता के युग में लौटना। राज्य की तरह ही परिवार भी मानव स्वभाव से उत्पन्न संस्था है। यह भी राज्य की तरह ही एक प्राकृतिक संस्था है और राज्य के नाम पर परिवार का अंत उचित नहीं है। प्लेटो ने परिवार की एकांगी धारणा को स्वीकारा है, जिसके अनुसार परिवार को स्वार्थ व संकीर्णता के संस्कार देने वाली संस्था माना, किंतु यह वास्तव में एकांगी अवधारणा है, जबकि परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। यौन संबंधों की दृष्टि से भी अनैतिक व्यवस्था है। प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की योजना केवल अस्थायी विवाह संबंधों को स्वीकारती है और इसे भी एकमात्र यौन संबंध का रूप देती है, किंतु वास्तव में विवाह मात्र यौन संबंध नहीं होता, अपितु यह स्त्री व पुरुष के बीच नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक संबंध भी स्थापित करता है। प्लेटो पारिवारिक जीवन के अभाव में अभिभावक वर्ग का जीवन नीरस व आनंदहीन होगा तथा वे राज्य के कार्यों के प्रति उदासीन हो जाएंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देता।
अंत में बात करें निष्कर्ष रूप में प्लेटो के न्याय सिद्धांत की, तो प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था का उद्देश्य अभिभावक वर्ग को ऐसा स्वस्थ भौतिक वातावरण देना है जो उन्हें नैतिक पतन से बचाते हुए अपने कर्तव्यों में व्यस्त रखे, किंतु व्यवहार में परंपरागत नैतिकता, संस्कृति तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से यह पूर्णतः अव्यवहारिक है। और इसी कारण प्लेटो ने स्वयं रिपब्लिक की इस योजना को त्याग कर अपने अगले ग्रंथ लॉज में स्थायी विवाह तथा निजी परिवार की व्यवस्था को मान्यता दी है। धन्यवाद।